स्वाभाविक रूप से जब हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष अवधारणा पर आधारित है, भारत स्वयं में एक संप्रभु राष्ट्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हम धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना न केवल संविधान विरोधी है बल्कि राष्ट्रद्रोह भी है। ऐसा करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग रख करके देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं। ये मान भी लिया जाए कि सभी हिंदू हैं, तो देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोकने का घृणित कार्य क्यों किया गया? इसका मतलब वो आदिवासी समाज को हिंदू नहीं मानते। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी राष्ट्रपति रहते ब्रह्मा पुष्कर राजस्थान के मंदिर में जाने से रोक दिया गया। उनको धर्म के ठेकेदारों ने इसलिए अपमानित किया क्योंकि वो दलित समाज के हैं, यानी ये दलित समाज को हिंदू नहीं मानते। अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास को जब खाली किया तो यही भाजपा के लोगों ने उसे गोमूत्र से धुलवाया, गंगा जल से धुलवाया। इसका मतलब है कि वो अखिलेश यादव जी को हिंदू नहीं मानते क्योंकि वो पिछड़े समाज के हैं। तो जिस हिंदू धर्म में भेदभाव होता हो वो सबका नेतृत्व कैसे कर सकता है? रही बात सबका नेतृत्व करने के लिए हमारा भारतीय संविधान पर्याप्त है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ, संप्रदाय, संस्कृतियां हैं, जिसका सबका संरक्षण भारतीय संविधान करता है। इसलिए किसी को और ठेकेदारी निभाने की आवश्यकता नहीं। सर लेकिन आप खड़े हो जाएंगे? नहीं कर लेते हैं। अगर कोई ट्वीट करते हैं कोई चीज तो उसको फौरन एक विवादित बयान कह दिया जाता है। इससे पहले आपने कोई बयान दिया, फौरन उसको जो विवादित कह दिया जाता है। जिसके भी दिमाग में गोबर भरा है, स्वाभाविक रूप से चिंतन शून्य है, वो सच को स्वीकारते नहीं है। झूठ की खेती करने वाले लोग 1000 बार झूठ बोलकर अपनी बात को सच साबित करने की नापाक कोशिश करते हैं, और ऐसे ही मानसिकता के लोग हमारे हर बयान को विवादित बयान करार देते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात तो तमाम लोग कह चुके, मोहन भागवत हुए, उससे पहले भी तमाम लोगों ने कहा कि भारत पूर्व में था और इसको स्थापित किया जाएगा। तो इसमें परेशानी क्या? वो कहते हैं इसमें सबको सब बराबर का अधिकार और सारी चीजें हैं। बराबर का अधिकार अगर होता तो देश के 2-2 राष्ट्रपतियों को अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखने वाली द्रौपदी मुर्मू जी इसकी जीती जागती मिसाल हैं। पूर्व में राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी भी इसके जीते जागते उदाहरण हैं। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री भी इसी जाति अपमान का दंश झेलने वाले लोगों में शुमार हैं। तो स्वाभाविक रूप से इनका भेदभाव अपने आप स्पष्ट नजर आता है। जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए ये राष्ट्रपतियों को नहीं बख्श सकते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं बख्श सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनसे ज्यादा घृणित व्यवहार और किसका हो सकता है? तो जिसका ये घृणित व्यवहार देख लिया गया है उस पर कौन यकीन करेगा? इसलिए ये हिंदू धर्म के नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू धर्म न किसी वेद में मिलता है, न किसी पुराण में मिलता है। धर्म के नाम पर कभी वैदिक धर्म था, कभी शैव धर्म था, कभी वैष्णव धर्म था, आज ब्राह्मण धर्म है, जिसको ये हिंदू धर्म कह करके आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपने मकड़जाल में फंसाते हैं। धर्म है, ब्राह्मण धर्म तो है नहीं। धर्म ब्राह्मण ही है, इसलिए कि अगर ब्राह्मण धर्म नहीं होता
तो केवल ब्राह्मणों का गुणगान नहीं किया गया होता, सबका सम्मान होता। आप देखिए, सापत ताड़त परुष कहंता पूजहि विप्र कहाँ शब संता। उसी की दूसरी लाइन है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना और पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। गुणी भी है, ज्ञानी भी है, प्रवीण भी है, दक्ष भी है, फिर भी उसका सम्मान मत करो क्योंकि अगर वो शूद्र है। तो कैसे? एक तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है और इसमें तुलसीदास की रामचरितमानस में लिखा हुआ है, और मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रम तुकारेत दास्यम क्रीतम अक्रीतम वा दास्यैव तू जन्मना ब्राह्मणत्व स्वयं हुआ। यानी शूद्र वर्ग गुलामी के लिए ही पैदा हुआ है। तो क्या हिंदू कह करके ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं? आदिवासी, दलित, पिछड़े इनके मकर जाल में आने वाले नहीं। कल आपने एक ट्वीट भी किया था, कल एक बात सामने आई, वन नेशन वन इलेक्शन की बात, कमेटी का गठन किया गया। कैसे देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, क्योंकि जब सरकार से पूछा गया क्या इससे बहुत फायदे होंगे, इससे जो जनता का पैसा भी खर्च होता है चुनाव में अलग अलग जगह पे, वो भी नहीं होगा। देखिए, कुल मिलाकर के इस प्रकार की बात करने वाले भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्री रामनाथ कोविंद जी की पूर्व राष्ट्रपति की एक सदस्यीय कमेटी भी बनी है। संविधान सभा में देश के जाने माने एक से बड़े एक विद्वान उसमें शामिल थे। संविधान सभा में लंबी बहस, आम सहमति के बाद संविधान को अंतिम रूप दिया गया। लगभग 3 साल का वर्ष संविधान बनाने में संविधान निर्माताओं ने लगाया। तो इसका मतलब है संविधान सभा में जाने माने देश के जितने विद्वान थे, इनकी नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं। क्या संविधान सभा के लोग हवा हवाई बात कर रहे थे? क्या संविधान जो बनी हुई है, अभी तक उसी संविधान के द्वारा सारी चुनावी व्यवस्था चलती थी। 1952 में भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात सामने आ चुकी, तो अभी क्यों परेशानी है? भाई, हम कह रहे हैं जब संविधान, भारतीय संविधान के माध्यम से सारी की सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं आज तक सकारात्मक दिशा में आगे चल रही हैं, तो छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात करेंगे तो पार्लियामेंट के साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की विदाई होगी। यानी मुख्यमंत्री 5 साल के होता है, 1 साल 2 साल में कैसे उसकी छुट्टी कर देंगे आप? तो इसलिए जनता जब 5 साल के किसी को चुनती है तो 5 साल उसका कार्यकाल पूरा होना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, बीच में भी असेंबली डिसॉल्व होती है। तो अगर बीच में असेंबली डिसॉल्व होती है तो क्या 5 साल तक चुनाव के लिए इंतजार करना पड़ेगा? लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। संविधान हमारी सभी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण के रूप में आज भी सक्षम है। इसलिए नई कमेटी बनाना ये भाजपा के नेताओं के दिमागी फितरत की देन है। हम समझते हैं ये लोकतंत्र को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुचलना चाहते हैं, राजतंत्र के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं भाजपा के इस निर्णय की घोर भर्त्सना करता हूं और साथ ही साथ अनुरोध भी करता हूं कि भारतीय संविधान से खिलवाड़ करना बंद करें। विशेष सत्र भी बुलाया गया है। विपक्ष ने अभी से कयास लगाना शुरू किए हैं कि विशेष सत्र में शायद इसको वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की, या तमाम चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इन सब पे भी चर्चा हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना यह है कि कोविड के समय विशेष सत्र नहीं बुलाया गया, मणिपुर में जब दंगे हुए तब नहीं बुलाया गया, अब अचानक बिना विपक्ष या किसी को बताए ये सत्र बुला लेना सही नहीं है। स्वाभाविक रूप से 100% में सहमत हूं। भाई, विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता है, विशेष सत्र विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता है। कोरोना महामारी थी, उस दौर में तो इनको विशेष सत्र की याद नहीं आई। मणिपुर लगभग 100 दिन से लगातार जल रहा है, आज तक मणिपुर इन्होंने विशेष सत्र नहीं बुलाया। सही मायने में अगर पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की बात के लिए कमेटी गठित भी की गई है, तो इतने शॉर्ट पीरियड में कमेटी कोई निर्णय भी नहीं दे सकती है।
इसलिए विशेष सत्र में तो ये नहीं आ सकता। हाँ, इतना जरूर है कि विशेष सत्र पे भाजपा के नेता अपनी वाहवाही लूटने के लिए अपने गुणगान में इस सत्र को बुला रहे हैं। कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, बल्कि अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए यह सत्र बुलाया जा रहा है। इसके पीछे और कोई दूसरा राज नहीं। एक आखिरी सवाल है, कल विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन है उसकी बड़ी बैठक हुई, सभी विपक्ष के जो 28 दल थे वो उसमें मौजूद थे, तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई, कमेटी भी, कोऑर्डिनेशन कमेटी पे भी चर्चा हुई। लेकिन जो एनडीए का गठबंधन है या केंद्र में सरकार है या जहां बीजेपी शासित सरकार, उनका कहना ये है इससे कोई फायदा नहीं है, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने से विपक्ष चाहे कुछ कर ले नहीं रोक सकता, क्योंकि इनमें खुद में फूट है, ये एक साथ आ ही नहीं सकते हैं, एक बैनर के तले ये खड़े ही नहीं हो पाएंगे, ये खाली अभी दिखावा है। कोई कह रहा है टी पार्टी चल रही है। ये देखिए, कुल मिलाकर के विपक्षी एकता जब से इंडिया के रूप में आया है, भाजपा हताशा और निराशा की शिकार हो चुकी है। भाजपा के नेता पानी पी पी करके इंडिया को कोस रहे हैं। कोई कह रहे हैं ये घमंडिया गठबंधन है, कोई कह रहा है अनाप शनाप दुनिया भर के आरोपों की झड़ी लगा करके खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा व्यवहार कर रहा है। हम कहते हैं विपक्षी एकता पहले भी समय समय पर हो चुका है, विपक्षी एकता पहले भी सफल रहा है, ये विपक्षी एकता भी सफल है और भाजपा इससे घबराई हुई है, इसलिए वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। ये भाजपा नहीं बोल रही है, इंडिया का डर बोल रहा है, इंडिया का भय बोल रहा है, जिसके नाते भाजपा उठपटांग बातें कर रही है।